नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मगर पाकिस्तान के 3 दफ़ा के रहने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर से बीमारी ही की वजह से तनकीद की जद में हैं। 24 जनवरी को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ को खत लिखकर इनके भाई नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में जमा कराने की हिदायत की थी, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ की जानिब से इरसाल करदा जवाबी खत में यह कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल का खत में इख्तियार करदा लबो लहजा इंतहाई काबिल एतराज़ और नामुनासिब है। अटॉर्नी जनरल के खत में लाहौर हाई कोर्ट के 16 नवंबर 2019 के हुक्म के मंदरजात और जमा कराई गई यकीन दहानी को दुरुस्त तौर पर मलहूज़े नज़र नहीं रखा गया और अदालती हुक्मनामे के दुरुस्त तनाज़ुर को पेश नज़र रखे बगैर वफाकी काबीना की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ने खत लिख दिया है। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को डॉक्टर की राय करार दिया जा रहा है। सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं, वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ अपनी अद्वियात जारी रखें और खुली फिजा में चहलकदमी करें। चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इकदाम भी करें। दुनिया में मौजूदा कोरोना वायरस की आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह के सफ़र या अवामी मकामात जैसे हवाई अड्डों पर जाने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ की जानिब से जमा करवाई गई 8 मेडिकल रिपोर्ट्स नाकाबिले कबूल करार दी जा चुकी हैं। अटॉर्नी जनरल का खत जवाब में शहबाज शरीफ का खत, हुकूमत और नून लीग के दरमियान इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वॉर ऑफ कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड है, दूसरी जानिब नवाज शरीफ की अपनी मर्जी के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। असल मकसद क्या नवाज शरीफ को वापस लाना है भी या नहीं, दोनों जानिब से क्या इस पर सियासत की जा रही है, अब बात करेंगे। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं जी नून लीग के रहनुमा अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब, ये जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसको रिपोर्ट से ज़्यादा डॉक्टर का ओपिनियन मान रही है हुकूमत, तब से हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर उनकी बीमारी के ऊपर काफ़ी जो है वो तनकीद हो रही है और हुकूमत को इस रिपोर्ट को सिरे से रिपोर्ट मानने से ही इनकारी है। वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट नहीं है, ये मुआलिज की अपनी ज़ाती राय है। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, बहुत मेहरबानी। देखिए, बात यह है कि सेहत का किसी का भी मामला हो, उसमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मगर देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए तो वो हुकूमती रिपोर्ट पर बाहर गए। इस रिपोर्ट से कहीं ज्यादा इंटेंसिटी वाली रिपोर्ट हुकूमती जो ओहदेदारान थे, ना सिर्फ उन्होंने उसको मुरतब किया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, काबीना के अंदर उस पर डिस्कशन की, उसमें वफाकी वजीर सेहत फैसल सुल्तान साहब और सूबाई वजीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो सब इसको इंडोर्स करते रहे और इमरान खान साहब ने काबीना के जरिए ये फैसला लिया और सरकारी मेडिकल बोर्ड, मियां साहब तो नैब की कस्टडी में थे जब उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे सरकारी मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना किया और वो जो मेडिकल रिपोर्ट तब मुरतब की गई, वो इस रिपोर्ट से 100 गुना ज्यादा उसमें जो है वो इंटेंसिटी थी और 100 गुना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट थी। बात ये है कि ये बहुत पीछे की या पुरानी बात नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है, जाने भी दिया गया उनकी हालत को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन अभी जिस तरह की फुटेजेस और चीजें और उनकी सरगर्मियां सामने आ रही, वो कह रहे हैं कि अब वो बीमार लग नहीं रहे, ना ही वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो मुद्दा इस चीज के ऊपर जो है फिलहाल हुकूमत ने रखा हुआ है कि अभी वो इलाज नहीं करा रहे या वो इस तरह की सरगर्मियां कर रहे हैं कि वो बीमार नहीं लग रहे। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब खुदा ना खास्ता चलने फिरने से कासिर हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको फिजिकली वो इतने अनफिट हैं कि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर सकते। कहने की बात ये है कि इट इज अ फैक्ट कि उनको दिल का आर्जा लाहक है। इट इज अ फैक्ट कि उनकी एक ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। इट इज अ फैक्ट कि उनको 11 स्टंट डल चुके हैं। इट इज अ फैक्ट कि वो हाइपरटेंसिव हैं। इट इज अ फैक्ट कि वो डायबिटिक हैं। इट इज अ फैक्ट कि उनकी कैरोटिड आर्टरीज का प्रॉब्लम था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, मेडिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं। अब इस सिचुएशन में जब उनको मेडिकेशन पे मेंटेन किया जा रहा है, ये भी दर्ज है। कौन सी अद्वियात उनको एडमिनिस्टर की जा रही है, वो भी रिपोर्ट में दर्ज है। आगे उनका क्या प्रोसीजर होना है, ये भी रिपोर्ट में दर्ज है। तो देखिए, ये रिपोर्ट हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसको फर्दर आगे लेके जाती है। अब ये उनके जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं, देखिए मैं तो मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, बट जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं
आगे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने बताना है बैनुल अक़वामी ट्रैवल के लिए कि लेकिन अतातार साहब अगर रिक्वायर्ड होती हैं रिपोर्ट्स, तो वो रिपोर्ट्स क्यों नहीं दे दी जाती ताकि हुकूमत की तसल्ली हो जाए, उस मेडिकल बोर्ड जो बनाया उसके भी बैठने का मकसद पूरा हो जाए और उनकी भी तसल्ली हो जाए, वो खुद चेक कर लें। आप रिपोर्ट्स जमा नहीं कराते जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मबनी हों कि डायबिटीज़ की क्या सूरत हाल है, ब्लड प्रेशर या दिल के आर्जे का क्या इस वक्त स्टेज है, बल्कि आप मौलिज की एक ज़ाती ओपिनियन जो है वो दे देते हैं जिसके ऊपर एतराज़ है। देखिए, बात यह है कि हम पाबंद हैं कि हमने वक्तन फवक्तन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करानी है। हम अंडरटेकिंग दे चुके हैं। हाँ। हम हुकूमत को ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने के पाबंद नहीं हैं। हमने जब भी बरतानिया में हाई कमीशन से राब्ता किया तो हाई कमीशन ने इन रिपोर्ट्स की तस्दीक या इनको वसूल करने से इनकार किया। हमारे पास विटनेसेस मौजूद हैं। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट वही है जो इस वक्त जो मुआलिज उनका इलाज कर रहे हैं उन्होंने तहरीर करनी है। अब अगर हुकूमत चाहती है कि हुकूमत की मर्जी की कोई मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पे लाई जाए तो वो तो मुमकिन नहीं है। अगर वो इसको ओपिनियन करार दे रहे हैं, ये उनका हुकूमत का ओपिनियन है, मगर मेरे पास तो चारा यही है कि मैं उनके जो मुआलिज इस वक्त जिनके वो जेरे इलाज हैं उनसे ही रिपोर्ट मंगवा सकता हूं और वही रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो वो रिपोर्ट दे दीजिए ना, मसला ही खत्म हो जाए। देखिए, इसमें मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है, लेट अस बी क्लियर। मेडिकल रिपोर्ट वो है जिसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो, वो इसमें दर्ज है। मेडिकल रिपोर्ट वो होती है जिसमें करंट कंडीशन पेशेंट की जो मौजूदा सूरत हाल है वो सारी दर्ज हो, वो उसमें दर्ज है। तीसरी बात ये कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो इलाज मुआवजा मरीज का किया जा रहा है वो उसमें दर्ज हो, एक एक दवाई का नाम लिखा है, एक एक जो उनके हॉस्पिटल के विजिट्स हैं हर चीज उसमें दर्ज है। तो मेडिकल रिपोर्ट यही होती है। अब हुकूमत क्या चाहती है, ये तो मैं अब हुकूमत की हर ख्वाहिश पूरी नहीं की अच्छा जा सकती। अतातार साहब, इसमें शायद मेरा ख्याल में मसला ये है कि अगर आपको खुद भी कोई मसला हो तो आप सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए दूसरे या तीसरे डॉक्टर को राब्ता कर लेते हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि वो जो एक डॉक्टर जो उनके मुआलिज हैं बस उन्होंने जो अपना फाइनल ओपिनियन दे दिया है, हुकूमत और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो उसी के ऊपर इक्तफा करें। आप लोग जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो नहीं देंगे और आप लोग ये चाह रहे हैं कि उसी चीज़ को हतमी या आखिरी माना जाए, और हुकूमत ये चाह रही है कि वो अपना एक ओपिनियन बनाए उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर। मैं आपको अर्ज करूं, लास्ट टाइम जो उनके मौलिज थे, उनकी जो तिब्बी टीम है उसका हिस्सा थे डॉक्टर डेविड लॉरेंस। डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट आई, उसको रद्द किया गया। अब इस दफा उनके दूसरे मौलिज डॉक्टर फयाज शॉल ने जो रिपोर्ट भेजी है उसको भी रद्द किया जा रहा है। फयाज शॉल दुनिया के बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट में उनका शुमार होता है। उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है कि कार्डियोलॉजी में उन्होंने कई नई तकनीकें जो हैं वो मुतारिफ कराई हैं। अब डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं है, डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं है। अब पता नहीं, हम आइंस्टाइन तो कहीं से ला नहीं सकते कि उसकी रिपोर्ट कहीं से जो है वो तस्दीक हो जाए। मैं ये समझने से कासिर हूं कि हर डॉक्टर पे, हर रिपोर्ट पे एतराज क्यों है। और देखिए, मैं आपको एक और सियासी बात करता चलूं, ये इसका लीगल पहलू, कानूनी पहलू अपनी जगह पे, मेडिकल पहलू अपनी जगह पे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब अगले 1 महीने में वापसी का फैसला कर लेते हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है, आपका क्या ख्याल है इमरान खान साहब ने क्यों बाहर जाने दिया? क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे बनिस्बत इसके कि वो बाहर रहे। नहीं तो तातार साहब, इस बात से क्या मुराद है आपकी? आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है ये अभी की ड्रामा कर रही है? आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मुल्क से बाहर रहते हैं तो हुकूमत के फायदे में है, यहाँ आ जाते हैं तो नुकसान में है, तो अभी वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं क्या? देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, इस तनकीद का उनको फायदा होगा, इस तनकीद से उनकी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो उनकी सियासत क्योंकि नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अगर इनको पॉलिटिकली सूट ना करता होता, ये मेरी बात आप लिख लें, अगर इस हुकूमत को सियासी तौर पे सूट ना करता होता कभी मियां नवाज शरीफ को बाहर ना जाने देते। इनके मफाद में था कि मियां नवाज शरीफ बाहर जाएं। इनको पाकिस्तान में नवाज शरीफ सूट नहीं करते। और देखिए, एक जो मेडिकल रिपोर्ट है ना, अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत में रखे, खुदा ना खास्ता मुझे भी कोई अगर डॉक्टर कहे ना कि आपने ट्रैवल नहीं करना और मैं ठान लूं कि मैंने ट्रैवल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ साहब ने अगर अगले 2 माह में पाकिस्तान वापसी का फैसला कर लिया तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स को साइड पे करेंगे, लीगल ओपिनियन को दूसरी साइड पे करेंगे,
और वो अगली फ्लाइट से पाकिस्तान आ जाएंगे। नहीं तो इसकी फिर भी अता ऑप्शन तारर मौजूद है। साहब आप ये फरमा रहे हैं कि ये अगर अगर मियां नवाज शरीफ साहब ठान लेंगे तो फिर कोई भी जवाब नहीं रहेगा, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट हो या कोई भी दूसरा कोई जवाब हो, तो वो ये उनकी मर्जी पर ही डिपेंड करता है कि उन्होंने कब आना है। तो मेडिकल रिपोर्ट इसकी राह में रुकावट नहीं है। देखिए, बात यह है, डॉक्टर्स का काम है मेडिकल रिपोर्ट देना, लॉयर्स का काम है कि लीगली वो पाबंद है कानूनी तौर पे कि वो मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराएं। हो गया, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होनी थी। मगर वापसी का फैसला जब मियां नवाज शरीफ ने करना है, जिस मियां नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, वो एक बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं। वो कई दफा बड़े दलेराना फैसले करते हैं। नहीं तो क्या नवाज शरीफ साहब किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? क्या नाअहली के हवाले से अगर कोई मुस्बत फैसला जो उनके लिए मुस्बत हो वो आ जाता है तो क्या फौरन वापसी का फैसला कर लिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला जल्द कर लिया जाएगा। और मेडिकल रिपोर्ट की एक रिक्वायरमेंट थी जो हमने बिल्कुल हकायक पर मबनी जमा करा दी है, मगर उसका कतई ये मतलब नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी अब नहीं होगी। मियां नवाज शरीफ की वापसी अटल है। वो हालात को देखते हुए वो कभी भी वापसी का फैसला कर सकते हैं, अगले 1.5, 2, 3 माह के अंदर अंदर, और उन्होंने वापस आना ही आना है। मेडिकल रिपोर्ट पे सियासत हो रही है दोनों तरफ से, और मैं समझता हूं कि ये काम बंद होना चाहिए। इट इज अ मेडिकल रिपोर्ट, ये बिल्कुल एक उनका तिब्बी मामला है और इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके कानूनी पहलू हैं। वापसी जो उनकी है वो सियासी मामला है, उस पर जरूर बात की जाए, मगर किसी की हेल्थ पे सियासत करना मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब बात नहीं। ठीक है, तो ये जो डील की बातें हो रही हैं, एतजाज हसन साहब ने भी कल उसके ऊपर एक बयान दिया है कि डील के साथ वापस आएंगे, नहीं तो वापस नहीं आएंगे। और फिर अयाज सादिक साहब ने भी कहा कि हो सकता है मुझे वहां जाना ही ना पड़े और वो वापस आ जाए। तो कुछ प्रोग्रेस हो रही है पस पर्दा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एतजाज हसन साहब पता नहीं किस सोच के तहत डील की बात कर रहे हैं। ना कोई डील है, ना कोई डील है, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। हाँ, पीटीआई की जो हुकूमत है उसको महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और भूख का चैलेंज है। उनके सिटिंग एमएनएस एमपीएस हमारे साथ रोजाना की बुनियादों पर राब्ते में है। वो अगला इलेक्शन पीटीआई की टिकट पर नहीं लड़ना चाहते। उनसे हमारी डील जरूर हो रही है। हमारे जो राब्ते उनके मेहमान के साथ हैं, वो ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में पीटीआई का टिकट लेकर गए तो बुरी तरह हारेंगे। अवाम का बहुत रद्द-ए-अमल है महंगाई के खिलाफ, जो है उसके खिलाफ। तो हमारा उनसे राब्ता जरूर है, और हो सकता है कि कोलिशन पार्टनर्स को भी किसी ना किसी दिन इस बात की समझ आ जाए और कोलिशन पार्टनर्स भी हमारे से इस पे बात करें। अयाज सादिक साहब का राब्ता बहुत सारे सिटिंग एमएनएस के साथ है। वो स्पीकर भी रहे हैं हाउस के अंदर, लोग उन पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं। तो हमारी डील इनके एमएनएस एमपीएस के साथ है। खास साहब को हो सकता है किसी वक्त इस ऑपोजिशन का सामना करना पड़े कि उनकी अपनी पार्टी के मेजॉरिटी लोग उनको छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अगले इलेक्शन में पीटीआई की टिकट एक बहुत भारी टिकट होगी, हर कोई इसका भार नहीं उठा सकेगा। बहुत शुक्रिया जी। अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा क्लियरली उन्होंने ये बताया कि ये बिल्कुल वापस आना जो है वो सियासी मामला है, और उन्होंने ही ये बात कही है। इसको इस चीज़ के साथ जोड़ना, उनकी सेहत के साथ जोड़ना ठीक बात नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ साहब ये तय कर लेंगे तो फिर कोई चीज़ जो है उनकी राह में रुकावट बनकर नहीं आएगी, चाहे वो किसी मेडिकल डॉक्टर का ओपिनियन हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या कोई भी चीज़ हो। डिपेंड्स ऑन हिम कि वो कब वापस आना चाहते हैं। और ये भी उन्होंने इशारा दिया है कि जल्द ही उनकी वापसी जो है वो होने वाली है। बहुत शुक्रिया अता तारर साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान अक्सर पार्टियां तब्दील करते हुए नजर आते हैं। ये तो सबने सुना है कि सियासत में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, माजी के हरीफ हाल के हलीफ बनते नजर आते हैं। ज़्यादातर सियासी वफादारियां आम इंतखाबात के करीब जाकर तब्दील होती हैं, और जब सियासी वफादारियां तब्दील हो जाती हैं तो साबिका सियासी जमातों की पॉलिसीज़ और एक्शंस की गलत बताकर अपनी वफादारी को तब्दील करने के जवाब भी पेश किए जाते हैं। और ये किसी एक जमात में नहीं, पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही सियासी जमातों में होता है। अगर ज़्यादा तादाद में वफादारियाँ इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमतों के लिए होती हैं। गुज़श्ता रात जियो न्यूज़ की जश्न क्रिकेट ट्रांसमिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने माजी में अपने इलेक्शन के हवाले से एक अहम इंकशाफ किया, और ये इंकशाफ उस पार्टी के खिलाफ है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ इक़्तिदार में है।
नबील गबोल ने काफ़ी क्लियरली एतराफ़ किया इस चीज़ का कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाक में शमूलियत करना उनका गलत फैसला था, जबकि यह भी एतराफ़ किया कि कराची के इलाके अजीज़ाबाद से रुकन कौमी असम्बली की नशस्त पर उनकी जीत जानी थी। एमक्यूएम ने ठप्पे लगाकर उन्हें जितवाया। नबील गबोल 80 की दिहाई से 2013 तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। 2013 में नबील गबोल एमक्यूएम का हिस्सा बने और NA 246 से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। इन इंतखाबात में नबील गबोल ने 1,37,000 वोट हासिल किए। 2015 में गबोल साहब ने एमक्यूएम को खैरबाद कहकर वापस पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। आज 9 साल बाद नबील गबोल ने एमक्यूएम से मुतालिक इंकशाफ करके ये साबित करने की कोशिश की और एमक्यूएम इस इल्ज़ाम पर क्या राय रखती है ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एमक्यूएम के रहनुमा सलमान मुजाहिद साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, रिगिंग का इल्ज़ाम NA 246 रिगिंग करके ये इलेक्शन जो है वो जीता गया और जाली ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम एमक्यूएम के ऊपर 1,37,269 वोट्स उस वक्त उन्होंने हासिल किए थे इस सीट को जीतने के लिए। क्या कहेंगे आप? एक बड़ा एलिगेशन है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपको माजी में ले जाऊं कि जब यहाँ पे 2011, 12, 10, 9 अमन कमेटी को टाइम दिया गया था उस वक्त के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरफ से, और उज़ैर बलोच की सरबराही कर रहे थे, और मोहतरम जो उस वक्त MNA थे केमाड़ी से कादर पटेल साहब, तो भी उनके साथ थे। अच्छा, इनके इख्तलाफात इतने शदीद हुए थे 2013 के इलेक्शन से पहले, एक दिन कादर पटेल साहब ने वहाँ पे डिफेंस में नबील गबोल साहब के घर के बाहर जाके फायरिंग वगैरह हो गई थी रात में, और उन्होंने सीधा इल्ज़ाम इस पर लगाया था। अच्छा, उस वक्त नबील गबोल साहब की पार्टी की, इनकी जो पार्टी है उसकी क़यादत से बड़े सब किस्म के इख्तलाफात थे और नोबडी वाज रेडी टू हेल्प हिम। उन्होंने फिर अपील की और फ़ोन किया कि जी वो आप एमक्यूएम से और राब्ता कमेटी से बात कीजिए, मेरी मदद करें और मुझे यहाँ से सिक्योर करें। तो जब उन्होंने ये अपील की, जब उनकी ये फ़ोन कॉल आई, तो फिर एमक्यूएम ने अपना किरदार अदा किया। एमक्यूएम ने उनके हक में बयान भी दिया कि जी उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और उनको जो है शेल्टर भी दिया। तो ये वजह बनी कि वो एमक्यूएम के पास वो खुद आए एमक्यूएम के पास, और उन्होंने आके अपना पना दिया यहाँ पे। सवाल ये है सलमान साहब, हाँ मैं उसी पर आना चाहूंगी कि सवाल ये है कि एमक्यूएम ने उनको पना दी, वो खुद आए अपनी मर्जी से, और फिर एमक्यूएम ने अपने स्टाइल में इलेक्शन जितवाया उनको? नहीं, देखिए 2013 में मुझे भी टिकट मिला था वहाँ से नेशनल असेंबली का, केमाड़ी और बल्दिया टाउन से। इनको जो है वो पीपल्स पार्टी ने कोशिश कर ली, इन्होंने, जब पीपल्स पार्टी ने इनको 2013 में टिकट नहीं दिया इनको वहाँ से DRE से, और इवन के उज़ैर बलोच के खौफ से, अमन कमेटी के खौफ से नबील गबोल साहब कई सालों तक DRE नहीं आ सकते थे और वो डिफेंस में ही रह रहे थे। तो ये तो नबील गबोल साहब के लिए एक बात जो है वो रोज़ रोशन की तरह आया है। जहाँ तक बात की इन्होंने जी वो धांधली करा दी और मुझे पता नहीं था, और वो असल में बेसिक इशू ये था मोहतरमा साहिबा के, हमारे यहाँ एक रिवायत है, जब आप मुंतखब हो जाते हैं एमक्यूएम के टिकट पे, चाहे MNA बन जाएं या सेनेटर बन जाएं या असेंबली के सूबा असेंबली के रुकन बन जाएं या चेयरमैन बन जाएं या लोकल काउंसिल में आ जाएं, तो पार्टी की हिदायत के मुताबिक हमें अपने अपने दफातर होते हैं इलाके में जाके उनको खोलना भी होता है, वहाँ बैठना भी होता है, तो अवाम को जो है वो वहाँ पे सर्व करना होता है। उसमें गलियों के दौरे होते हैं, सड़कों के दौरे होते हैं, अवाम के मसाइल को देखना होता है। लेकिन जो फेडरल BHS सेक्टर था उस वक्त उसने ये मोहतद बार रिपोर्ट्स दी कि नबील गबोल साहब इलाके में नहीं आते, अगर आते भी हैं तो सेक्टर ऑफिस में 2-4 मिनट बैठ के निकल जाते हैं। हमारे कहने पे ना आवाम से मिलते हैं, ना गलियों में जाते हैं, ना सड़कों में जाते हैं। जब 2 साल तक इनको समझाती रही राब्ता कमेटी के, देखें हम अवामी हमारी स्टाइल है, आप जाएँ अवाम में, लेकिन वो नहीं गए। उसके बाद फिर 2015 में उनसे कहा गया कि आप मुस्तफ़ी हो जाएँ, वो मुस्तफ़ी नहीं हुए और वो चले गए इस्लामाबाद, पार्लियामेंट लॉजिस में जाके बैठ गए। फिर वहाँ पर हमारे 2 राब्ता कमेटी के सीनियर अराकीन में वो गए उनके पास लॉज में। सलमान साहब, एमक्यूएम भी ये समझती है कि वो गलत फैसला था उस वक्त, क्योंकि नबील गबोल साहब ने तो बहुत क्लियरली कहा कि एमक्यूएम ज्वाइन करना गलत फैसला था, यानी आप भी पछताए फिर उस फैसले के ऊपर, आपका भी गलत फैसला था कि उनको आप लोगों ने पनाह दी। मोहतरमा साहिबा, हमें तो पछतावा नहीं है। एमक्यूएम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तमाम कौमियतों के लिए खुले हैं, उसमें पख्तून भी है, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी हैं, कश्मीरी हैं, हर कौम के लिए एमक्यूएम के दरवाजे खुले हैं। और ये एमक्यूएम का एक तरीक़ाकार है, जो दीगर कौमियत से जो आता है एमक्यूएम के पास, एमक्यूएम उसको हमेशा से 9-0 वाली सीट से, अजीज़ाबाद से उसको अपना उम्मीदवार बनाती है, चाहे MP का बनाए चाहे MNA का बनाए। और
इससे पहले भी हमारे अंदरूनी सिंह के जिम्मेदार थे, सिंधी जो हमारे थे कारकुन, उनको भी वहां से एमएनए बनाया गया, एमपीए बनाया गया। हमें कोई पछतावा नहीं है, लेकिन पछतावा इनको जरूर था कि मुझसे रिजाइन क्यों लिया। अब जब पार्टी का फैसला हो जाता है, नहीं, आपको पछतावा था तो यहाँ तक नौबत आई ना, मतलब पछतावा होगा ही ना सलमान साहब, जो यहाँ तक नौबत आई कि आपको ये कहना पड़ गया उनसे कि आप मुस्ताफी हो जाइए, मतलब गलत फैसला था। पछतावा नहीं था। हम एमक्यूएम के जो जिम्मेदार होते हैं, एमएनए एमपीए, उनकी जो रिपोर्ट दिया जाती है माहाना तौर पर, उनकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस की, वो हमारे यूनिट सेक्टर देते हैं मरकज को। उन रिपोर्ट्स की रोशनी में होता है कि जो जिस काम के लिए आपको एमएनए एमपीए बनाया गया, बेसिक पर्पस होता है कि आप एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से अवाम की खिदमत करें। और जब एक दफा एमएनए एमपीए बन जाता है एमक्यूएम का, तो फिर वो सबका होता है, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी। नबील कपूर साहब को असल में ये चाहिए था कि मैं एमएनएशिप एंजॉय करता रहूं, मैं इस्लामाबाद में जाके असेंबली का इजलास अटेंड करूं। सलमान साहब, मुद्दा तो ये है कि ठीक है, आप बाद की बात कर रहे हैं कि जब वो बन गए, जब वो ओहदे के ऊपर आ गए, हम पहले की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं बना तो तब रिगिंग हुई, ठप्पे लगवाए एमक्यूएम ने, ये एक बड़ा इल्जाम है। तो क्या एमक्यूएम इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या चाराजोई करने की कोई इरादा रखती है कि ये इल्जाम है और ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर? अच्छा साहिबा, ये इल्जाम तो पहले भी लगाते रहे, कई दफा टॉक शो में बोल चुके हैं। अब वो कहते हैं ना कि वो कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब इस्तीफा ले लिया तो ये इल्जाम लगाना शुरू हो गए और इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। लेकिन अगर यही बात थी और इनके इलम में ये बात आ गई थी कि उनको ठप्पे लगा के जिताया गया है, उनके जिताने के लिए एमक्यूएम ने धांधली की है, जिससे मैं आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ। बिल्कुल सरियन जो है वो इल्जाम है। अगर ऐसा ही था तो 2013 के इलेक्शन के चंद माह बाद, 1 साल बाद उन्हें पता चल गया था, तो वो अपना गुड जेस्चर दिखाते, स्टेट्समैनशिप अपना वो करते, शो करते और खुद जाके पार्टी को कहते कि मैं रिजाइन हो रहा हूँ, मुझे जो है मैं रिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से। स्पीकर असेंबली को अपना इस्तीफा भिजवा देते और फिर ये कहते कि जी मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूँ कि मुझे पता चला कि मुझे धांधली के जरिए मुझे गलत वोट डाल के यहाँ से जितवाया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं देखिए, अभी भी नबील कपूर साहब को जो है वो 2018 में लियारी से टिकट नहीं मिला। अभी भी उनकी वो ख्वाहिश यही है कि पीपल्स पार्टी उनको लियारी से टिकट दे और वो जीत जाए। उज़ैर बलोच के होते वो लियारी जा नहीं सकते थे अमन कमेटी के तौर पे। उनको पैदा करने वाले, उनको बच्चा बनाने वाले वही थे, लेकिन बाद में उनको जुल्फिकार मिर्जा ने जो अडॉप्ट कर लिया। जुल्फिकार मिर्जा का डायलॉग तो आपको याद होगा कि जी मैंने असले के लाइसेंस 5000 लाइसेंस दिए, इसलिए नहीं दिए कि घरों में रख के बैठे। तो नबील कपूर साहब मेरे लिए नॉन इशू है, मेरे लिए कोई इशू नहीं। मेरे लिए भी सबसे बड़ा इशू ये कि मुल्क में महंगाई है, कराची में लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, पानी नहीं मिल रहा, कचरा नहीं उठ रहा, साफ सुथराई नहीं हो रही। मेरे लिए भी ये इशू है और हमारे पास ना टाइम है ना हमारे पास ये। सलमान मुजाहिद साहब, जब एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के ज़ेरे साया हुआ करती थी तो इस तरह की चीज़ें बहुत आम हुआ करती थी। एक दहशत था, एक खौफ था, एक कॉल के ऊपर कराची का बंद हो जाना एक मामूल की बात थी। लोगों में खौफ था, खौफ की वजह से वोट भी डाले जाते थे। अब तो ये बड़ी ऑब्वियस और बड़ी खुली जो है वो बातें हैं। सवाल ये है कि अगर इल्ज़ाम अब लगा है तो यकीनन एक साख के ऊपर एक ज़रब तो आती है। तो अब की एमक्यूएम और तब की एमक्यूएम में ये फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब की जो एमक्यूएम है, ये अपनी साख के ऊपर ये जो ज़रब लगाने की कोशिश की गई है, इसको डिफेंड करने के लिए क्या करेंगे आप? तब तो इस तरह की चीज़ें मामूल की बात थी। आप तो खैर उस चीज़ को भी डिनाई कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं थी, लेकिन तब तो इस तरह की चीज़ें मामूल की बात हुआ करती थी। नहीं, मेरे ख्याल में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वो नॉलेज है, आई थिंक वो लैक ऑफ नॉलेज है और वो मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास, प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा पिछले 30 सालों से एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा है। लेकिन इसी शहर के लोग, हैदराबाद के लोग, एमक्यूएम को पिछले 30 सालों से अपना मैंडेट देते आए, हमारे जो एमएनए एमपीएस को कामयाब कराते आए, हमारा मेयर बनवाते आए, हमारे डिस्ट्रिक्ट नाजिम बनते रहे, यूसी नाजिम बनते रहे। अगर वाकई में एमक्यूएम की वजह से आवाम में खौफ था या आवाम परेशान थी, तो हर इलेक्शन में आवाम जो है वो एमक्यूएम को वोट क्यों देती है? तो एमक्यूएम को अपना नुमाइंदा बना दी, जाके असेंबली में हमारी बात करे, हमारी आवाज उठाए। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक शख्स के इल्जामात की वजह से सलमान मुजाहिद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि पहले की एमक्यूएम जो कि अल्ताफ हुसैन के ज़ेरे साया हुआ करती थी और अब की एमक्यूएम, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसी है। अगर तब इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी या बिल्कुल कोई भी खराबी नहीं थी उसमें, तो फिर कलादम करार नहीं दिया जाना चाहिए था? देखिए, उनके कहने के ऊपर ना उनकी घर वाले सुनते हैं उनकी, ना उनकी पब्लिक सुनती, ना वोटर सुनता है उनका। मतलब नबील कपूर साहब एक ऐसे मतलब एक शख्सियत हो बन के रह गए। मैं नबील कपूर साहब की तो बात ही नहीं कर रही सलमान मुजाहिद साहब, नबील कपूर साहब की तो बात ही नहीं हो रही।
शुरुआत आपने उन्हीं से की ना। जी जी, शुरुआत वहाँ से की, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मैं आपसे यही बयान कर रही हूँ कि अगर अब बिल्कुल कोई मसाइल नहीं थे उस एमक्यूएम के साथ, तो फिर उसको कलअदम क्यों करार दिया गया? नहीं, किसी एमक्यूएम को कालेदम नहीं करार दिया गया, और इसका ना कोई नोटिफिकेशन अल्ताफ हुसैन साहब ना को। ही इसका कोई अदालत आलिया ने, ना कोई अदालत आलिया ने किसी एमक्यूएम को कालेदम करार दिया है। पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज ए एमक्यूएम पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थी, आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पैमरा ने बैन किया ना, उनकी स्पीच नहीं चल सकती। आप और एमक्यूएम पाकिस्तान और अल्ताफ हुसैन अलग हो गए, तो ये सारे इंसिडेंट्स तो होते रहे हैं ना सलमान मुजाहिद साहब। देखिए मोहतरमा, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ यहाँ पे, ना ही मैं उनके बिहाफ पे कोई जवाब दूंगा आपको। हम 22 अगस्त के वाक़ये की हमने मजम्मत की, और सलमान मुजाहिद साहब, ये जिस वक्त के इल्जामात हैं उस वक्त तो वो जुड़े हुए थे ना आप लोगों के साथ, तो आप उस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते। जी ना, जो इल्जाम आते हैं वो आप एमक्यूएम लंदन के किसी नुमाइंदे से पूछे ना, मैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इल्जाम थे खत्म हो गए। ठीक है, तो फिर आप यानी इस चीज को तो डिनाई मत कीजिए ना। ठीक है, यानी आप इस चीज को तो डिनाई मत कीजिए ना कि तब कुछ हो ही नहीं सकता था, इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। मैंने कहा ना, जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन एमक्यूएम के लिए क्या गया नेगेटिव, जितना प्रोपेगेंडा किया गया। अब देखिए 92 का ऑपरेशन जब एमक्यूएम के खिलाफ क्या गया, तो क्या बताया गया कि जी 90 से जिनापुर का नक्शा निकला है, और उसी जिनापुर के नक्शे के हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज और दीगर जो है 2-3 और अफसरान ने आके टॉक शो में कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो कॉन्स्पिरेंसी थी एमक्यूएम को जो है वाइप आउट करने के लिए। एमक्यूएम एक बहुत बड़ी अवामी जमात बनकर उभर रही थी, जिनापुर का नक्शा भी जाली था, और इस किस्म के जितने इल्जाम थे वो भी सब जाली थे। और आज भी मैं समझता हूँ, आज भी अगर एमक्यूएम के ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो जाएं, अदालतें खुली हैं, अदालत में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, पिटीशन करें, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। ठीक है सलमान मुजाहिद साहब, एक तरफ हाँ बिल्कुल, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इल्जाम उनके हवाले से तो मैं एमक्यूएम लंदन के किसी नुमाइंदे को लूं, दूसरी तरफ आप उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास जो है वो खत्म हो चुका है। सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और नबील गबूल के ही हवाले से जो है वो बात करते हुए नजर आए। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, और एमक्यूएम जो पहले की एमक्यूएम थी उसको भी वो डिफेंड करते हुए नजर आए। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते रहे कि अगर आपको उस हवाले से कोई बात करनी है तो एमक्यूएम लंदन के किसी नुमाइंदे को आपको जो है वो लेना चाहिए था। नबील गबूल का बहरहाल एक बड़ा क्लियर जो है वो एक एतराफ़ सामने आया है, वो ये कि वो जो इलेक्शन एमक्यूएम में रहते हुए जीते थे, वो एमक्यूएम ने ठप्पे लगाकर उनको जो है वो जितवाया था। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान में इंसानी जान इतनी सस्ती और बेकाबू है कि आप किसी को भी चंद रुपए दें वो आपके लिए किराए का कातिल बन जाएगा। कसूर से अगवा किया गया 2 साल का बच्चा 9 घंटे में लाहौर से बाजियाब करा लिया गया। कभी बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है, कभी अगवा के बदले तावान मांगा जाता है। लेकिन इस बार बच्चे को अगवा करने वाली खातून ने बच्चे को सिर्फ 500 रुपए के बस फरोख्त कर दिया। पंजाब पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे के अगवा में मुलविस खातून को गिरफ्तार कर लिया। बुर्दा फरोश खातून ने बच्चे को सिर्फ 500 रुपए के इवज एक घराने को फरोख्त करने का एतराफ़ किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने कहा है कि उसके 11 बच्चे हैं और इसे पैसों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उसने बच्चे को कसूर से उठाया और रायगढ़ में फरोख्त कर दिया। वालिदैन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस को तकनीकी और साइंसी जो बुनियादें हैं उनके ऊपर हल किया, जबकि सीसीटीवी वीडियो की मदद से सिर्फ 9 घंटों में बच्चे का सुराग भी लगाया गया। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई है जो लायक तहसीन है, तो दूसरी तरफ मुआशरे की बेहिसी है जो सिर्फ 500 रुपए एक इंसानी जान की कीमत लगा रहे हैं। सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए किसी को औलाद से भी महरूम करने से जो है वो गुरेज नहीं किया जाता। क्या हम ऐसे वाक़यात को रोक सकते हैं? किस तरीके से अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को महफूज बना सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सारा अहमद साहिबा, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। सारा, मुझे ये बताइएगा कि ये एक बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़ा हमारे सामने आता है और फिर जो कीमत लगाई गई है एक इंसानी जान की सिर्फ 500 रुपया, और 500 रुपया इतनी मामूली सी रकम है और आपका ज़मीर नहीं जागता उसके ऊपर। इतने बुरे हालात हो चुके हैं हमारे सोसाइटी के कि उसके ऊपर आपका ज़मीर नहीं जागता कि आप किसी को
उसकी औलाद से महरूम कर रहे हैं सिर्फ 500 रुपए के एवज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जैसा ये वाक़या उसको मेंशन किया, मैं इसको कंडेम करूंगी बहुत ही अपने स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कि ये इस तरह के वाक़यात जो है वो हमारे एक तो है ही फैमिली के लिए इतना ट्रॉमा का, वो उस फैमिली के ऊपर क्या गुजारी होगी जिसके साथ ये पेश आया। जैसे आपने कहा कि उसको औलाद से महरूम करने की कोशिश की गई। उसके अलावा हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए कितने बदनामी की बात है पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात जब पेश आते हैं। तो बहुत अफसोस हुआ एक तो इस वाक़े का सुन के। और हमारे पास जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास बेशुमार केसेस रिपोर्ट होते हैं रोज़, उनमें से काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो जब पैसे छोटी छोटी अमाउंट रकम के लिए इस तरह की जो है वो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन पेश आ रहा है। आप देखिए, अगर ये बच्चा खुदा न खास्ता कोई गलत माफिया गैंग के हाथ आ जाता, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उसको बेगरी निकालने के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, फिर उसका अब्यूज का वाकया, उससे ज्यादती हो सकती थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस ने जो है वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट कार्रवाई की और इसको बाजियाब करा लिया है। इस वाक़े में तो ये हो गया है सारा, लेकिन ना जाने और कितने ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। शायद माँ बाप में इतनी सख्त भी नहीं होती कि वो उसको रिपोर्ट करें, ना इतना उनको अवेयरनेस होती है, और कितने ऐसे वाक़यात होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं होते। और फिर इवेंचुअली मुआशरे के लिए, जैसे कि आपने कहा कि ये तो मिल गया है तो खुदा का शुक्र है, लेकिन अगर ये नहीं मिलता और फिर गलत हाथों में जाता तो सोसाइटी के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है जो आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी के साथ सोसाइटी के अंदर पनप रहा है। तो क्या समझती हैं आप, कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनसे बच्चों को ज़्यादा महफूज जो है वो बनाया जा सकता है? देखिए, मुझे जो जितने भी केसेस मेरे सामने आए ना, तकरीबन 250 केसेस आए हैं मेरे सामने जिसमें वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, डिफरेंट जो है वो जराइम उसमें बच्चों के ऊपर हो रहे थे, तशद्दुद या उसके जो मुझे वजूहात नजर आती है ना, उसमें एक तो ये है कि आगाही हम दे सकते हैं, राइट। अगर प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस दी जाए, इनका माइंडसेट की चेंज किया जाए जो लोग ये सब करते हैं। दूसरा ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जब होगी ना, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, तो फिर ये जो जुर्म हो रहा है ना, ये सब खुद ही रुक जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल सेट करें, प्रॉपर सजाएं हो मुजरिमों को। मैंने बहुत सारे वाकयात में देखा बेल हो जाती है मुजरिमों को। तो हमने कवानीन को मजबूत बनाने में काम करें, लेकिन जब अगर ये प्रॉपर जुडिशरी के पास भी जो केसेस लंबे ना हो, क्विक ना जल्दी फैसले हो, तो फिर 100% ये खत्म हो जाएगा। सही। सज़ा और जज़ा का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं की जाती इस तरह के वाक़यात को रोकने में जो है अब यकीनन मुश्किल होगी। और अगर हम एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे और इस तरह के लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे तो यकीनन इस तरह के वाक़यात में रोकथाम हो सकती है। बहुत शुक्रिया सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही शो का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना।